नेपाल इशू ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने इस पूरे इशू को डिग करा, फॉलोड द मनी ट्रायल और मुझे काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स मिले थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, और ये सारे फैक्ट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके आंसर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला, नेपाल में करप्शन तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो अभी अचानक से प्रोटेस्ट क्यों? इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। दूसरा सवाल, इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए फंडिंग किसने करी? पैसे कहाँ से आए इन स्टूडेंट्स के पास? तीसरा, इन स्टूडेंट्स के पास AK-47 जैसे हथियार कहाँ से आए? अब ढूंढते हैं इनके जवाब। जेन जी यानी 15 से 25 साल के बच्चे प्रोटेस्ट करने उतर गए, पर 2-3 दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला डाला, संसद जली और प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, काठमांडू में बैंकों को भी लूटा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक से हुआ या पहले से ही स्क्रिप्टेड था? और नेपाल में करप्शन आज का इशू नहीं है, ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हर बड़े लीडर के अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हैं, चाहे वो लैंड स्कैम्स हो या फेक रेफ्यूजी स्कैम्स, शेडी कमीशंस, सब कुछ। यूथ कहता है कि नेपाल की पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस बन चुकी है। बैन से पहले नेपो किड्स, नेपो बेबीज जैसे वर्ड्स ट्रेंड कर रहे थे। लोग पावरफुल पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल के फोटोज डालकर उनसे पूछ रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आया। देश में अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, जॉब्स नहीं हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और 80% वर्कफोर्स इनफॉर्मल लो पेइंग जॉब्स में अटकी हुई है। इसी वजह से हर साल हज़ारों की तादाद में युवा नेपाल छोड़कर काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। और सोशल मीडिया का अचानक से बंद होना सिर्फ एक स्पार्क था, जिसको ऐसी हवा दी गई कि वो प्रचंड रूप लेकर सत्ता को ही पलट दिया। और इस काम के लिए बहुत पैसा और फंडिंग चाहिए होता है। कोई भी इतने बड़े लेवल का प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं होता। इसी बीच सुदान गुरुंग नाम का एक व्यक्ति, जो हामी नेपाल नामक एक NGO का फाउंडर है, जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, उसने खुद ये बात मीडिया से कही कि उसने ही सोशल मीडिया के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को एकत्रित किया था। इस NGO की फंडिंग कौन करता है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इतने बड़े रैली को मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टिगेशन में 2 मेजर नाम सामने आए हैं, बारबरा फाउंडेशन और इन्फिनिटी होल्डिंग्स। इन दोनों के वेबसाइट पर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इन्फिनिटी होल्डिंग्स के चेयरमैन है दीपक भट्टा, जो नेपाल की आर्म फोर्सेस के लिए आर्म्स प्रोक्यूर करता था। इसके खिलाफ कई करप्शन चार्जेस भी हैं। दूसरा नाम है सुलभ अग्रवाल। इनको कोविड पैंडेमिक के दौरान थर्मल गन्स की ब्लैक मार्केटिंग के केस में अरेस्ट भी कर लिया गया था। और इस पूरे मामले में ज़रा टाइमिंग पे गौर कीजिए। ओली अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना ट्रिप से लौट के आए थे और अगले महीने उनका भारत आना स्केड्यूल्ड था। और एग्जैक्टली इसी बीच होता है रेसिग्नेशन, रेजीम चेंज और सत्ता का पलटना। और नेपाल में US और चाइना ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। और नेपाल ही एक ऐसा जोग्राफिकली मिड पॉइंट है जहां से चाइना और भारत दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही भारत का चिकन नेक कॉरिडोर यहाँ से ईजिली एक्सेसिबल है, यानी एक तीर से 2 निशान। अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि कौन है जो ये नहीं चाहता कि नेपाल, भारत और चाइना के बीच एक बैलेंस बनना शुरू हो जाए। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि नेपाल ने सिर्फ अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया और चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स अभी भी नेपाल में चल रहे हैं। सो द बिगर पिक्चर इज, भारत के नेबरिंग कंट्रीज एक के बाद एक रेजिम चेंज फेस कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब नेपाल। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इलेक्टेड लीडर्स को हटा दिया गया, मिलिट्री कू हुए, पॉलिटिकल अरेस्ट हुए, डेमोक्रेसी पर क्रैकडाउन हुआ और रेडिकल फोर्सेस का राइज हुआ। एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि साउथ एशिया में एक बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इस टर्बुलेंट नेबरहुड में इंडिया एक अलग और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है, जैसे एक कमल का फूल जो मिट्टी और कीचड़ के बीच खिलता है। तो फाइनली आपको क्या लगता है, जो साउथ एशिया में ये जो हलचल हो रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जय हिंद।